गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज साइंस में हम लोग को नया लेसन स्टार्ट करना है, सोलर सिस्टम। तो ये मैंने गूगल मीट पे थोड़ा बहुत पढ़ाया है, लेकिन कई बच्चों को पहला वाला नहीं समझ में आया था, इसीलिए इस वीडियो को बनाया। तो सबसे पहले हम जानते हैं हेवनली बॉडीज़ या सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती है। हेवनली बॉडीज़ बोलो या फिर सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलो, दोनों एक ही चीज़ होती है। और होती क्या है, जब भी हम आसमान में देखते हैं तो चाहे वो कोई भी तारा हो, प्लैनेट हो, स्टार हो, या सूरज दिख रहा हो, या मेटियोर यानी कि टूटता हुआ तारा जिसे बोलते हैं वो, ऐसा कुछ भी अगर आसमान में दिखाई देता है, या अपना खुद का जो चांद है हमारा पृथ्वी वाला, उसको भी ले लो, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग हेवनली बॉडीज़ बोलते हैं। यानी कि जितनी भी चीज़ें स्पेस में प्रेजेंट हैं, स्पेस में यानी कि ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, वो सारी क्या कहलाती हैं, हेवनली बॉडीज़। चाहे जितने भी प्लैनेट हो गए हमारे, है ना, वो सारे क्या है, हेवनली बॉडीज़। सन भी क्या है, हेवनली बॉडीज़। जो स्टार दिखते हैं वो भी हेवनली बॉडीज़ हैं। या जितने भी मेटियोर्स गिरते हैं, मेटियोर्स यानी कि जो पत्थर गिरते हैं, बड़े बड़े रॉक आसमान से पृथ्वी की तरफ आ रहे होते हैं, इन सबको हम लोग हेवनली बॉडीज़ बोलते हैं या फिर सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं। तो अगर पूरे लेसन में कहीं पे भी हेवनली बॉडीज़ जैसा नाम आए तो तुरंत तुम समझ जाना कि आसमान में जितनी भी चीज़ें होती हैं ब्रह्मांड में, उनके बारे में बात की जा रही है। अब पहले जानते हैं कि सोलर का मतलब क्या होता है। सोलर सिस्टम पढ़ने आ रहे हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सोलर का मतलब क्या होता है। सोलर का मतलब होता है सन और उसका पूरा परिवार। ठीक है, सोलर का मतलब वैसे सन होता है, और सोलर सिस्टम का मतलब होता है सूरज का पूरा परिवार। जैसे कि हमारा जो सन है हमारी अर्थ के पास, वो एक सन हुआ, ठीक, उसके पास कितने प्लैनेट्स हैं, सारे प्लैनेट हो गए 8 के 8, और उसके आसपास कुछ स्टार्स हैं, कुछ कॉमेट्स हैं, कुछ एस्टेरॉइड्स हैं। तो ये सारे मिल करके क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम, यानी कि उसका एक पूरा परिवार बना देते हैं, या फैमिली की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग सोलर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो सोलर का मतलब समझ में आ गया। कोई भी पूछे सोलर का मतलब क्या होता है तो कहना सन या सन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, सन या सन से रिलेटेड। ठीक है, अब आगे बात करते हैं स्टार की। तो स्टार्स क्या होते हैं, देखो रात में जब हम लोग आसमान में देखते हैं तो हालांकि होती तो दिन में भी है, लेकिन वो दिखाई हमको केवल रात में देते हैं। क्यों? क्योंकि दिन में सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा तेज होती है कि उनकी रोशनी सन के आगे फीकी पड़ जाती है, और रात में अंधेरा होता है तो उनकी रोशनी हमको दिखाई देती है। ठीक है, तो स्टार क्या होता है, एमिट देयर ओन लाइट, यानी कि जो स्टार है उनके पास अपनी खुद की लाइट है, वो किसी और से लाइट नहीं लेते हैं। जैसे जो अपना मून है ना, पृथ्वी का जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट अर्थ की, वो क्या करती है कि सन से अपनी लाइट लेती है, उसको रिफ्लेक्ट करके तब हमें देता है। लेकिन स्टार्स में ऐसा नहीं है, स्टार के पास अपनी खुद की एनर्जी है, वो खुद जल रहा होता है। ठीक है, उसमें बर्निंग खुद हो रही होती है। अपीयर्स स्मॉल फार अवे, अपीयर्स स्मॉल का मतलब हम आसमान में देखते हैं तो हमें तारे बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, एकदम धूल के कण के बराबर दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो इतने छोटे हैं नहीं, वो इतने छोटे दिख रहे हैं, वो है तो बहुत बड़े, छोटे दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि फार अवे यानी कि बहुत दूर है। बहुत दूर होने का मतलब कई लाइट ईयर्स दूर है वो। ठीक है, इधर है थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर अवे, यानी कि कितनी दूर है वो, 1-2 किलोमीटर नहीं, 100 किलोमीटर नहीं, थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर। अब लाइट ईयर क्या होता है ये जान लेते हैं। देखो बच्चों, लाइट ईयर जैसे मान लो कि तुमने यहाँ पे एक टॉर्च लगाया है, टॉर्च तुमने ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद उसमें से लाइट चलना चालू होती है। अब 1 साल तक लाइट चलेगी सीधा, एक साल तक लाइट सीधे चलेगी एकदम, और 1 साल में जितनी दूर तक पहुँच जाएगी, जितनी दूर पहुँच जाए 1 साल में, उस पूरे डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर। ठीक है, उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर। लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁵ एक लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, कई सारे ईयर्स में। 3 × 10⁸, यानी कि इतना डिस्टेंस वो चल जाती है। ठीक है, तो 1 साल में कितना चलेगी आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। फिर दूसरी चीज, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब, देखो सूरज जो स्टार है या सूरज है, वो सब जल क्यों रहे हैं, मतलब उनमें से इतनी लाइट क्यों निकल रही है। निकलने का कोई ना कोई कारण होगा ना, किसी ने आग नहीं लगा दी जा करके, न वहाँ पर लकड़ियाँ ऐसा कुछ कोयला जल रहा है क्या,
कि वहाँ पे एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है? एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है। इसका ये मतलब होता है, तुम ऐसे समझो कि हाइड्रोजन गैस अपने आप को हीलियम में चेंज कर रही है, यानी कि हाइड्रोजन का एक एटम और हाइड्रोजन का दूसरा एटम, ठीक है, तो हाइड्रोजन के दो एटम आपस में मिल जा रहे हैं और एक बड़ा सा हीलियम बना दे रहे हैं। तो जब भी आपस में लोग टकराते हैं तो क्या होता है? गर्मी पैदा हो जाती है। यानी कि जब दो भी चीज़ ऐसे ऐसे रगड़ो, जो भी दो कोई भी चीज़ें आपस में जब टकराती हैं तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। तो वैसे ही हाइड्रोजन के दो एटम आपस में टकराते हैं और हाइड्रोजन से वो हीलियम बनाते हैं। उसी टाइम पे वहाँ पे लाइट भी निकलती है और हीट भी निकलती है, जो कि हम तक पहुँचती है। तो इतना समझ में आया कि स्टार में क्यों इतनी लाइट है? तो इसी कारण है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब बात करते हैं प्रॉक्सिमा सेंटूरी की। ये क्या है? देखो, हमारी पृथ्वी के सबसे करीब, यानी कि हमारी अर्थ के सबसे नियरेस्ट कौन सा स्टार है? तो भाई उसका नाम है सन। हमारे अर्थ के सबसे करीब में जो स्टार पड़ता है वो सन है। अब तुम कहोगे सन तो सन है, वो स्टार किस हो सकता है? तो जो सन है वो एक तरह का स्टार ही है। यानी कि जो तुमको आसमान में रात में तारे दिखते हैं, स्टार्स दिखते हैं, वो भी एक तरह के सन हैं, छोटे बड़े, ठीक है। कुछ हैं जो सन से भी बड़े हैं, कुछ हैं जो सन से छोटे हैं। हमारा सन जो है वो मीडियम साइज का है, ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा। तो अगर हम सन को छोड़ दें, हम कहें सन के अलावा सबसे पास में कौन सा स्टार है? तो उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंटूरी, ठीक, ऐसे याद रखना। बस इतना ही पूछा है, व्हाट हु इज द नियरेस्ट स्टार अदर देन सन, ठीक है, विच इज द। अब बात करते हैं ध्रुव तारा की, कि ध्रुव तारा क्या है। यानी कि ध्रुव तारा देखो होता क्या है कि सारे स्टार, सारे प्लैनेट सूरज के चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। सारे स्टार, सारे सन जो है, स्टार और प्लैनेट, वो सूरज के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन केवल एक ध्रुव तारा है जो अपनी पोजीशन से कभी हिलता ही नहीं है। वो जहाँ का है वहीं रुका रहता है, वो कभी भी किसी के चक्कर नहीं काटता है, ठीक है। इसलिए इसको ध्रुव तारा बोलते हैं। और ये क्या करता है? ये हमेशा पोल की तरफ होता है, पोल स्टार, यानी कि नॉर्थ की तरफ, इसीलिए इसको पोल स्टार बोलते हैं। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो ऐसे गोल सी है, ठीक है, तो यहाँ नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, और ये होता है इक्वेटर, यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये हमेशा पोल स्टार ऊपर की तरफ रहता है। पृथ्वी भले घूम जाए लेकिन ये अपनी जगह पे वहीं पे बना रहता है। इसीलिए ये जो ध्रुव तारा है, ये इसकी बहुत मदद ली जाती है डायरेक्शन देखने के लिए, कि डायरेक्शन किस साइड पर चल रही है। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा, हेवनली बॉडीज और ये सब। अब आते हैं इस साइड कि कॉन्स्टिलेशंस क्या होते हैं। तो कॉन्स्टिलेशंस देखो क्या होते हैं कि जब पढ़ते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्म पैटर्न लाइक पीपल और एनिमल। यानी कि कभी भी तुम जून के महीने में आसमान में देखना, रात में, मई या जून के टाइम पे, तो तुमको अजीब अजीब से स्टार के डायरेक्शन या शेप बनते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि शहर में ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा लाइट है कि हमें स्टार दिखाई देते हैं। लेकिन अगर गांव में जाओ या किसी और शहर के बाहर निकल जाओ जहां अंधेरा हो, तो आसमान में देखोगे तो तुमको स्टार दिखाई देते हैं, ठीक है। तो वहाँ जब स्टार्स देखोगे तो वो स्टार्स क्या कर रहे होंगे कि कुछ पैटर्न बना रहे होंगे किसी भी तरह का, मतलब ग्रुप ऑफ स्टार, यानी कि तारों का जो झुंड होता है वो मिल करके कुछ एक, या तो इंसानों की तरह का कुछ शेप बना देता है, या तो जानवर की तरह का कोई शेप बना देता है, वही स्टार्स मिल करके। छोटी क्लास में जब रहे होगे बच्चों तो याद होगा कि डॉट 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 करके आता था, उनको ऐसे ऐसे करके मिलाओ तो कुछ ना कुछ डिज़ाइन बन जाती थी, है ना। तो वैसे ही समझ लो कि वो डॉट डॉट की जगह पर क्या है? स्टार्स हैं। उन स्टार्स की अगर हम लोग लाइन खींच दें तो वो एक इंसान या किसी जानवर के जैसा कोई ना कोई एक शेप बना लेता है, ठीक है। जैसे कि बिग बियर बना लेता है, बिग बियर मतलब एक बड़े भालू जैसा शेप बना लेता है, कभी कभी हंटर जैसा बना लेता है, कभी कभी ओरियन जैसा बना लेता है, ठीक है। तो जो पैटर्न बनता है, मतलब जो शेप बन जाता है, उस शेप को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं। उन सारे शेप्स को क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन का मतलब है ग्रुप ऑफ स्टार्स, यानी कि तारों का झुंड मिलकर के कोई ना कोई एक शेप बना ले, सेब का शेप बना ले, कोई भी भालू का शेप बना लेता है, कभी कभी इंसानों का शेप बना लेता है, अलग अलग तरह के बहुत सारे बनाते हैं। तो टोटल ऐसे अभी तक कितने ढूंढे गए हैं? ऐसे अभी तक 88 कॉन्स्टिलेशन मिल चुके हैं, यानी कि ऐसे शेप, यानी कि स्टारों की अगर आउटलाइन करें तो कुछ ना कुछ डायग्राम जो मिलता है, हमें ड्राइंग जो मिलती है, वैसे कितने हो चुके हैं अभी तक? 88 हम लोगों को मिल चुके हैं, यानी कि 88 कॉन्स्टिलेशन अभी तक खोजे, यानी कि डिस्कवर किए जा चुके हैं। अब बात करते हैं हम लोग उनमें 88 तो नहीं पढ़ पाएंगे, उनमें भी कुछ पढ़ेंगे।
कुछ में हम लोग पहला पढ़ते हैं अर्सा मेजर। क्या नाम है? अर्सा मेजर। अर्सा मेजर का मतलब क्या होता है? उसका दूसरा नाम होता है ग्रेट बियर या बिग बियर भी बोलते हैं कहीं, भालू की तरह होता है। अर्सा मेजर का मतलब होता है भालू, ठीक है। तो अर्सा मेजर मतलब बड़ा भालू बोलो या बिग, ग्रेट बियर भी बोलते हैं कहीं कहीं और कहीं कहीं बिग बियर बोलते हैं। तुम खाली इतना समझ लो अपनी लैंग्वेज में कि तरह का बड़ा भालू होता है, वैसा शेप बना ले। अच्छा, इसमें कितने स्टार्स होते हैं? होते तो इसमें बहुत सारे स्टार्स हैं, लेकिन मेन 7 स्टार्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा चमक रहे होते हैं। उन 7 स्टार्स को अगर मिला के देखा जाता है तो वो एक भालू की तरह का शेप देते हैं। अच्छा, 7 तारों के कारण बनते हैं, मतलब उसमें कितने स्टार होते हैं? उस भालू के शेप में कितने स्टार यूज हुए हैं? 7 स्टार। मेन स्टार कितने हैं जो मुख्य हैं? मेन 7 स्टार्स यूज किए थे। उन 7 स्टार्स को मिलाओगे, ज्वाइनिंग करोगे, ऐसे करके लाइन खींचोगे तो ऐसे करके भालू जैसा शेप बना लेते हैं। हालांकि हम बना नहीं पा रहे, अपनी बुक में देख लेना, उसमें दिया होगा। तो उन 7 स्टार्स को मिला करके वो भालू का शेप बनाते हैं, यानी कि बियर का शेप दे देते हैं। 7 स्टार की वजह से बनते हैं, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया है? हिंदी में इनको सप्तऋषि भी बोलते हैं, इंग्लिश में अर्सा मेजर बोलते हैं, और अपने इंडिया की लैंग्वेज में इसको सप्तऋषि भी बोलते हैं। शायद ये वर्ड कहीं सुना भी होगा, सप्तऋषि मतलब 7 ऋषि। सप्त मतलब होता है 7, ऋषि का मतलब यहाँ पे स्टार होता है, ठीक है। इट हेल्प्स टू लोकेट पोल स्टार, यानी कि अगर हम अर्सा मेजर यानी कि जो भालू जैसा शेप बनता है उसकी पूंछ के ऊपर ध्यान दें तो उसकी पूंछ के जो स्टार इधर जा रहे होते हैं, अगर उन्हीं स्टार्स की डायरेक्शन में देखते रहोगे तो तुमको कौन सा तारा मिल जाता है? ध्रुव तारा मिल जाता है। यानी कि अर्सा मेजर वाला जो शेप बनता है, इसकी मदद से अगर तुमने इसको ढूंढ लिया तो तुम ध्रुव तारा भी ढूंढ लोगे। ये आसमान में ऐसे भी दिखते हैं, आसमान में तो बहुत सारे तारे हैं, पता नहीं कौन सा क्या है, लेकिन हमें देखो कॉन्स्टेलेशन मिलाओ सारे ना, जो तुमको लगे कि भालू जैसा लग रहा है, उसकी पूंछ देखो कि उसकी पूंछ किस डायरेक्शन में जा रही है। उसकी पूंछ यानी कि उसकी टेल जिस डायरेक्शन में जा रही होगी उसी डायरेक्शन में ध्रुव तारा यानी कि पोल स्टार हमको मिल जाता है, ठीक है। तो इतना बच्चों अपनी बुक में भी एक बार पढ़ लो, ना समझ में आया हो इसको वापस से दोबारा रिवाइज करके देख लो, रिवाइंड करके ताकि बता रहे हैं। जो पहला स्टार हमने पढ़ा था अर्सा मेजर, अब दूसरा स्टार पढ़ना है यानी कि कॉन्स्टेलेशन पढ़ना है, उसका नाम है अर्सा माइनर। वो था अर्सा मेजर, मेजर का मतलब होता है बड़ा, विशाल, ठीक है। अब पढ़ेंगे अर्सा माइनर, माइनर का मतलब छोटा या लघु। तो अर्सा माइनर क्या है? इसका दूसरा नाम होता है लेसर बियर। लेसर बियर का मतलब होता है छोटा भालू। अर्सा मेजर था बड़ा भालू, और ये भी जो स्टार है वो भी बनता है जब स्टार के ग्रुप से, तो ये छोटा भालू बनाता है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या है? अर्सा माइनर या फिर लेसर बियर। लेस मतलब छोटा या कम, तो बियर मतलब भालू। और वो क्या था? ग्रेट बियर। ग्रेट मतलब विशाल यानी कि बड़ा। अगला है लघु सप्तऋषि, यानी कि जैसे उसका नाम क्या था? सप्तऋषि था, क्योंकि 7 तारों से बना था। ये भी 7 तारों से मिलके बना है, लेकिन ये छोटा होता है, इसलिए इसका लघु सप्तऋषि नाम होता है। 7 तारों से ये भी बना है, लेकिन इसका नाम क्या होता है? लघु सप्तऋषि। लघु मतलब छोटा होता है इससे। फेंट पैटर्न क्या बनाता है? फेंट पैटर्न, यानी कि अगर उस वाले को आसमान में देखोगे तो बड़े आराम से दिख जाएगा, क्योंकि बहुत ही ब्राइट स्टार होंगे और बड़ा भालू है तो आराम से दिख जाएगा। लेकिन ये छोटा भालू होता है फेंट पैटर्न, यानी कि धुंधला दिखाई देता है ये, इसलिए इसको ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। अगला जो पैटर्न पढ़ना है वो है कैसियोपिया। कैसियोपिया क्या होता है? ये भी एक तरह का ऐसे जैसे डायग्राम बनता है वैसे ये भी एक डायग्राम बनता है, उसका नाम क्या है? कैसियोपिया। ये 5 तारों से मिलकर बना होता है, इसमें केवल 5 स्टार होते हैं बस। ये कैसा दिखता है? डिस्टॉर्टेड W या M की तरह, यानी कि अगर उनको हम देख रहे थे तो वो भालू का शेप बना रहे थे, और अगर हम कैसियोपिया की बात करें तो कैसियोपिया या तो फिर W की तरह दिखता है या तो फिर M की तरह। डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है एकदम परफेक्ट नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा। तो देखो जैसे इसमें 5 स्टार मैंने बनाए, 1 2 3 4 और 5, बड़ा कर देता ताकि आराम से दिखाई दे। ठीक है, 5 तारे हैं। अब इनको मिला के देखो, या तो फिर W की तरह दिखेगा या तो फिर चाहो तो M की तरह भी दिखाई देगा। अब देखने का नज़रिया है लोगों का कि कौन किस साइड से देखता है। तो अगर हम उसको मिलाएं तो ऐसे 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 देखो W बन गया है ना। और कुछ लोग कहते हैं M है ये, कैसे?
इधर जाते हैं, इधर जाते हैं, इधर जाते हैं, इधर जाते हैं, तो उनको लगता है कि एम है। तो दोनों ही बात बोल सकते हो, चाहे तो डब्ल्यू की तरह बोलो, चाहे तो कह दो कि एम की तरह लगता है, ठीक है। अब विजिबल फ्रॉम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि अगर तुमको कैसोपिया यानी कि ये डब्ल्यू या एम देखना है तो ये पृथ्वी के नॉर्थ साइड से, यानी कि जो अर्थ है वो ऐसे पूरी गोल है और बीच से ये डिवाइड है, मतलब कि ऊपर का हिस्सा नॉर्थ कहते हैं और नीचे का हिस्सा साउथ कहते हैं। अगर तुमको ये वाला स्टार देखना है कैसोपिया वाला, तो तुमको यहाँ वाले से देखना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि इंडिया या इक्वेटर अफ्रीका के ऊपर वाले इलाकों से। नीचे वाले इलाकों से देखोगे यानी कि साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या ईरान, इराक, तो इन जगहों से वो दिखाई नहीं देता है क्योंकि वो साउथ में पड़ते हैं। ये स्टार ऊपर की तरफ रहता है, तो ऊपर जो लोग पृथ्वी के रहते हैं उनको दिखाई देता है, और जो पृथ्वी के नीचे की तरफ रहते हैं उनको दिखाई नहीं देता है। तो ये हो गया। अब अगला पढ़ते हैं हम लोग ओरियन। ओरियन किसकी तरफ लगता है, इसका क्या नाम होता है? इसका नाम हंटर देते हैं क्योंकि ये एक हंटर की तरह यानी कि शिकारी की तरह लगता है, और हिंदी में इसको मृगा बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं हंटर और हिंदी में इसको मृगा बोलते हैं। मृगा मतलब भी होता है हंटर यानी कि जो शिकार करता है। नीली पोजीशन विद हिज बो, यानी कि जब उन स्टार्स को जोड़ेंगे तो वो किस तरह दिखेगा, ऐसा हल्का झुका हुआ और ऐसे तीर पकड़ा हुआ दिखाई देगा। बो का मतलब होता है धनुष, ठीक है। तो इंसान को दिखाई देगा वो हल्का सा टेढ़ा होगा या झुका हुआ, ऐसे ऊपर की तरफ झुका हुआ तीर पकड़े हुए दिखाई देगा, ठीक। उस तरह की इसकी पोजीशन होती है, मतलब वो सब भालू और ये सब किस तरह दिखेंगे, ये कैसे दिखेगा, ये एक हंटर यानी कि शिकारी की तरह दिखेगा जो कि अपने हाथ में बाण पकड़ा होगा, तीर धनुष, और हल्का सा तिरछा होगा, एकदम सीधा नहीं होगा, हल्का सा तिरछा ऊपर की तरफ निशाना लगा रहा है, ठीक है। इतना हो गया ये। अब इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं क्यों ये इंपॉर्टेंट भी है। अब विटिलुगस एंड रीगल, ठीक है, ये दो तारे हैं जो इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे 7 तारों का ये बनता है, तो 7 तारों में कोई 2 तारे स्पेशल हो गए, या कैसोपिया इनमें मान लो कि 2 तारे कोई स्पेशल। उसी तरह ये भी कई सारे स्टार से मिलके बनता है। कितने स्टार से, यानी कि 8 या 16 ऐसे करके होते हैं, ठीक है, 12 होते हैं शायद, ठीक है। तो उनसे मिल करके बना होता है। उनमें 2 स्टार होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं, मतलब उनमें कुछ अलग सी प्रॉपर्टीज भी है। क्या है उनमें से 2 स्टार के नाम क्या क्या हैं? एक का नाम है विटिलुगस और दूसरे का नाम है रीगल, ठीक है, रीगल। अब विटिलुगस क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है अल्फा ओरियो। विटिलुगस का दूसरा नाम लोग कहते हैं अल्फा ओरियो। अब अल्फा ओरियो की खासियत क्या है, या विटिलुगस की खासियत क्या है? अरे ये मान लो ये स्कूल का नाम हो गया, इसका घर का नाम हो गया, जैसे तुम लोग के घर के 2 नाम होते हैं ना, स्कूल का और एक घर का, वैसे इसका एक नाम है विटिलुगस और इसका दूसरा नाम है अल्फा ओरियो। चाहे जो बोलो दोनों एक ही बात है। उसकी खासियत ये है कि वो 12वां सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है, यानी कि अगर हम लोग पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में सबसे चमकीले तारों की बात करें, सबसे बड़े नहीं, सबसे चमकीले तारों की, तो ये कौन से नंबर पे आता है? ये 12वें नंबर पे आता है। 12वां तारा है जो सबसे ज़्यादा चमकीला है, यानी कि इससे ज़्यादा 11 तारे और हैं, 11 स्टार्स और हैं जो इससे ज़्यादा ब्राइट हैं, ठीक, और ये 12th नंबर पे आता है। अब बात करते हैं रीगल की। रीगल की क्या स्पेशलिटी है? तो रीगल क्या है, अगर हम देखें कि बिगेस्ट स्टार दुनिया, मतलब पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़े स्टार कौन से, बिगेस्ट स्टार कौन से हैं, तो उनमें ये 6th नंबर पे आता है, यानी कि इससे बड़े 5 स्टार और हैं, बस ये 6th नंबर का सबसे बड़ा स्टार है। ब्राइट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये ब्राइट है और ये बिगेस्ट है, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों थोड़ा सा स्पेशल हो जाते हैं इसमें, ओरियो में। अब एक स्टार और है जो अलग से तुम्हारी बुक में दिया होगा, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो कोई कॉन्स्टिलेशन नहीं, वो केवल अलग सा स्टार है। ये सब क्या है? कॉन्स्टिलेशन, ये ग्रुप ऑफ स्टार मिलके कोई डायग्राम बनाते हैं। ये केवल एक अकेला तारा है। इस अकेले तारे की खासियत क्या है? ये सबसे बड़ा तारा है, ये पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है। इसका नाम होता है सीरियस। इसका क्या नाम है? सीरियस, ठीक है। और एक और खासियत भी है, वेरी ब्राइट स्टार, मतलब सबसे ब्राइट नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टार होता है। ये बहुत ज़्यादा चमकीला भी होता है, बड़ा भी तो है और साथ में बहुत चमकीला भी है। लेकिन जो अगर कहा जाए सबसे बड़ा तारा कौन सा है तो सीरियस लिखोगे, अगर कहा जाए सबसे ब्राइटेस्ट कौन है तो इसका नाम नहीं लिखा जाता है, ठीक है। केवल ये बिगेस्ट है और ब्राइट ज़्यादा है, बस इतनी खासियत बताई गई है। तो इतना बच्चों पहले अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद आगे का बताते हैं। अब बच्चों बस एक लास्ट चीज़ रह गई है इस वीडियो के लिए, वो है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी होता क्या है पहले हम लोग ये जान लेते हैं। देखो बच्चों, कई सारे स्टार्स हैं सोलर सिस्टम में, पूरा सन है, प्लैनेट है, एस्टेरॉयड है, मून है,
जिस जगह पे यानी कि यूनिवर्स में जिस जगह पे रहते हैं उनको बोलते हैं गैलेक्सी। उस चीज़ को क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं। कई सारी गैलेक्सीज हैं, जैसे हमारी गैलेक्सी जो है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी का मतलब कि एक सूरज है, उसके चारों तरफ प्लैनेट नाच रहे हैं, वहीं पे इनमें मून भी है, इन सबके पास एस्टेरॉयड भी हैं, पत्थर और कॉमेट भी घूम रहे हैं। यही सारी चीज़ें यानी कि यही सब चीज़ें क्या है, इनमें घूमती रहती हैं। तो ये सब मिल करके पूरा एक परिवार बनाती हैं, और ये परिवार यानी कि ये फैमिली जहाँ पे रह रही होती है उस जगह का नाम होता है मिल्की वे गैलेक्सी। मतलब पूरे परिवार को तुम गैलेक्सी बोल सकते हो, ठीक है। ये गैलेक्सी में रहते हैं जिस जगह पे। और हमारा जो सोलर सिस्टम है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, हमारा जो सन है और बाकी प्लैनेट है, वो सब किस पोजीशन पे है? उसका नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी नाम है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे सन है, प्लैनेट एंड देयर सैटेलाइट, यानी कि सन है कि हमारा, ठीक है, प्लैनेट एंड देयर सैटेलाइट। इसका ये मतलब है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं इनके पास जितने भी मून्स होते हैं वो सारे भी इसी में रिवॉल्व किया करते हैं। एस्टेरॉयड यानी कि पत्थरों की, रॉक्स की बहुत बड़ी एक बेल्ट होती है 4 पॉइंट के बीच में, यानी कि 4 घर होते हैं और 4 घर होते हैं, बीच में यहाँ पे पत्थरों की बहुत बड़ी सी एक गोली लाइन बनी हुई है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है? मेटियोर्स एंड कॉमेट्स, यानी कि कुछ बहुत ज़्यादा छोटे पत्थर होते हैं जो इनमें से निकल के बाहर चले जाते हैं, वो पृथ्वी की तरफ, प्लैनेट की तरफ उसी में घूमा करते हैं टूटते हुए तारा की तरह, ठीक है। और द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो ये जो हमारा सोलर सिस्टम होता है, इस पूरे का सन क्या होता है? इसका सेंटर होता है। इसी के इर्द गिर्द सब कुछ, सारी प्रक्रिया यानी कि सारी प्रोसेस, जो भी मूवमेंट हो रहा है वो सारा इसी के रिवॉल्व होता रहता है। रिवॉल्व इन इलेक्ट्रिकल पाथ। अच्छा, ये बात भाई जान लो कि जितने भी प्लैनेट हैं वो सन का क्या रेवोल्यूशन करते हैं, रोटेशन नहीं, रेवोल्यूशन करते हैं, सन के चक्कर काटा करते हैं, उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। अच्छा, जब ये रिवॉल्यूशन करते हैं तो ये किस तरह का होता है? हालांकि मेरे डायग्राम में थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया है, ये सर्किल नहीं होता, ये अंडे की तरह चलते हैं। जैसा अंडा होता है ना, ऐसे हल्का लंबा खींचा हुआ सा, उसको बोलते हैं इलेप्टिकल पाथ। क्या बोलते हैं? इलेप्टिकल। ये लिखा है ना इलेक्ट्रिकल, यानी कि थोड़ा लंबा लंबा पूरा चलते हैं, ठीक है। इसी लाइन में वो सब चला करते हैं, सबकी एक लाइन बनी हुई है कि आपको इसी रास्ते पे चलना है। वो लाइन वहाँ बनी नहीं है, वो हम लोगों ने जब देखा कि ये कई सालों से तुम ऐसे ऐसे चल रहे हो, तो यानी कि तुम्हारी लाइन इस तरह की है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑर्बिट क्या होता है। जो ये इनका रास्ता फिक्स कर दिया गया है, जो इनकी जिस लाइन पे ये चलते हैं, उस लाइन को हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उस लाइन को ऑर्बिट बोला जाता है, ठीक। बस इतना ही था इस वीडियो के लिए, इतना पूरा पढ़ लो। हालांकि इसके बाद जो सन और बाकी प्लैनेट्स के बारे में है वो मैं गूगल मीट पे बता चुका हूँ पहले ही, तो यहाँ तक हो गया है। इसके बाद का अगर पढ़ोगे तो बताऊँगा, फिर वीडियो आगे बनाऊँगा, वरना जो गूगल मीट पे बताया था मैंने, जितने बच्चे ज्वाइन हुए थे उनके लिए सिर्फ उतना ही रहेगा बस।